हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो कोशिश करते हैं पार्ट थर्ड अभी खत्म कर दें। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक है आज का, बायलैटरल नेटिंग। फाइन। अभी क्या रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020 को इनेक्ट किया, जिसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, फाइनेंशियल मार्केट्स में, इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखें और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट कर सकें। अब आपको समझना होगा बायलैटरल नेटिंग होता क्या है, एक बार हम पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। Bilateral netting agreement enables two counterparties in a financial contract to offset claims against each other to determine a single net of payment obligation due from one party to other party। सिंपल बात है, देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सपोज करो इसमें इन्होंने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दे रखा है, ए पार्टी ने बी पार्टी को 25,000 रुपये देने हैं, ठीक है, और बी पार्टी ने ए पार्टी की तरह 1 लाख रुपए देने हैं। फाइन। तो इसका मतलब क्या है, अब वो सिंगल पेमेंट देंगे, मतलब कि ये नहीं कि पहले ए 25,000 देगा, बी 1 लाख देगा, नहीं। सिंगल पेमेंट में क्या करेगा, डायरेक्ट क्या जो पी है उसको 75,000 रुपये दे देगा, क्योंकि उसको 25,000 रुपये उसके देने हैं ना, तो उसको काट के कितने दे देगा, 75,000 रुपये दे देगा, ठीक है। दैट्स इट। तो बायलैटरल नेटिंग एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं, जो दोनों पार्टी से वो एक सिंगल पेमेंट है ना, उस पर क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि फाइनली मैंने तेरे को इतना देना है, ठीक है। नेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे के क्लेम्स थे, मतलब कि जैसे तुमने उसके 25,000 देने हैं, उसने तेरे 1 लाख देने हैं, तो उन क्लेम को क्या कर लो, ऑफसेट कर लो, जो दोनों पार्टीज की डीलिंग से क्लेम होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंड में फाइनली जो आपको नेट अमाउंट देना है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फाइन। अभी बायलैटरल नेटिंग के क्या एडवांटेजेस है, देखो सबसे पहले कि बैंक्स पे जो कैपिटल बर्डन होता है या रेगुलेट करने का रिस्क होता है वो सब रिड्यूस होता है। दूसरा क्या है, हेजिंग कॉस्ट। देखो हेजिंग कॉस्ट में आपको पता होगा हेजिंग कॉस्ट क्या होता है। हेजिंग में हम क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटीज को पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर सपोज करो मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, लाइक कभी किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है घटता है, तो हेजिंग में हम क्या कर लेते हैं, पहले ही क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि रेट को, कि हम इस रेट पे ही ये शेयर को लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हेजिंग कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस होता है और लिक्विडिटी जो चाहिए होती है वो, ठीक है। इसके अलावा हम एफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली मल्टीलेटरल नेटिंग एग्रीमेंट को भी अलाउ किया गया। देखो अभी क्या है, बायलैटरल का मतलब क्या, वो सिर्फ 2 पार्टीज में हो रहा है। बायलैटरल मल्टीलेटरल नेटिंग में क्या है, इसमें नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व होंगे। फाइन, सिंपल बात ये है। सिमिलरली एक मल्टीलेटरल नेटिंग एग्रीमेंट भी है जो अलाउ करता है काउंटर पार्टीज को कि वो अपने क्लेम्स को क्या कर सकते हैं, ईच अदर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं। किसके थ्रू, एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के थ्रू इन अ क्लियरिंग हाउस अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट पूरा। मतलब कि सपोज करो 5 लोग हैं, 5 लोग में से अगर करो ए बी सी डी ई, इसने इसके 1,000 रुपये देने हैं, ठीक है, बी ने इसके 200 रुपये देने हैं, ए ने फिर सी के मतलब कि 100 रुपये देने हैं, डी ने इसके इतने रुपये देने हैं। तो आप देख लो ना, इस तरह से पूरा साइकिल बनाओगी, उसने इतने देने हैं, उसके उसने देने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, बीच में एक क्या होता है, एक 6th बंदा होता है, सेंट्रल काउंटर पार्टी। वो क्या करेगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि फाइनल किसने किसका देना है, वो सिंगल पेमेंट करेगा, ठीक है। ये नहीं कि सब एक दूसरे का देते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आप अपने आप भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर लोग आप किसी ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, तो किसी ने कितना खर्चा, किसी ने कितना खर्चा, तो आप एक एंड में देखते हो कि हाँ यार सिंगल बंदे का इतना होना, तो आप डिसाइड कर दोगे इसको इतना देना, इसको इतना देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक सेंट्रल काउंटर पार्टी है वो डिसाइड करता है फाइनली कि किस पार्टी को किसको कितना देना है, ठीक है। इससे पहले एक इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉ आया था जो बायलैटरल नेटिंग को अलाउ नहीं करता था, लेकिन वो मल्टीलेटरल नेटिंग को अलाउ करता था। इंडिया में जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो नियर अबाउट टोटल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में से 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि जो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो 60% करते हैं। तो इसलिए क्या, जो इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी लॉज है वो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स को तो मतलब कि अलाउ करता है, मल्टीलेटरल जो नेटिंग है उसको तो अलाउ करता है, लेकिन बायलैटरल नेटिंग को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। नेटिंग, ये जो एडवांस इकोनॉमीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें जो नेटिंग है बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इसमें जो सेटलमेंट होती है वो बायलैटरल और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स में बहुत इजीली हो जाती है रादर देन बाय द ग्रोस पोजीशन, ठीक है। प्रेजेंट में जो मेजर जुरिस्डिक्शन है जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें लीगल प्रोविजंस हैं इन प्लेस फॉर नेटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि बायलैटरल नेटिंग या फिर मल्टीलेटरल नेटिंग अरेंजमेंट्स में अगर गलती से कोई डिस्प्यूट आ गया तो उनके लिए लीगल प्रोविजंस भी है, ठीक है। ग्लोबल कौन इन बॉडीज को रेगुलेट करता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और जो बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, वो क्या करती हैं, नेटिंग को क्या करती है, सपोर्ट करती है कि हाँ हर कंट्री को नेटिंग के जो प्रोविजंस है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हो इंडिया का जो बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 2020, ये क्या बोलता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं, क्वालिफाइड जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बायलैटरल नेटिंग कर सकते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी के एक्ट के अंडर क्या है, ये हमें प्रोवाइड करेगा कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बायलैटरल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन या किसी भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को डेजिग्नेट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, उसे डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कौन डिक्लेयर करेगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या फिर कोई भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो क्या करेगा, उसको डिक्लेयर करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई हो सकती है, एसईबीआई हो सकती है, आईआरडीआई हो सकता है, आईएफएससी या फिर भी ईपीएफआरडी। ठीक है, अब इन सबकी फुल फॉर्म मैं आपको सबको बता चुकी हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, ये जो एक्ट है इसमें क्या करेंगे कि फाइन ने कितना नेट अमाउंट किसने किसको देना है वो डिटरमाइन करेगी अंडर द क्लोज ऑफ नेटिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द नेटिंग एग्रीमेंट। मतलब कि नेटिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो टर्म्स कंडीशंस है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये सब डिटरमाइन करेंगे। इसके अलावा कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है, जो भी ये काम कर रहा है, जैसे एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिशनर पे भी की पावर्स पे भी कुछ ज़्यादा कुछ लिमिटेशन है जो ये एक्ट क्या करता है, इम्पोज करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके बारे में पता होना चाहिए। डेरिवेटिव तरह एक तरह से फ्यूचर्स भी बोलते हैं, इनको शेयर सिक्योरिटी सब कुछ बोलते हैं। ये एक तरह का टाइप ऑफ सिक्योरिटी होता है जिसमें जो सिक्योरिटी है उस शेयर का प्राइस क्या होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उस एसेट के प्राइस पे। जो कॉमन टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, वारंट्स या फिर स्वैप्स। ठीक है, इसके अलावा ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में क्या होता है, ट्रेड किया जाता है। मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस किया जाता है, मतलब व्यापार किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, लेकिन ये किसी के थ्रू नहीं जाते, मतलब विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज और एनी अदर, मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। बस ये जो दो पार्टीज है आपस में क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसको नोटिफाई किया जाता है क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डिजिग्नेट कर सकता है कोई भी अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बिटवीन टू फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज एंटिटी रेगुलेटेड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी। फाइन, तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ना IFSCA, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, रिसेंटली क्या है, IFSCA ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया कि किस तरह से हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं टू टैप इनटू इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। मतलब कि आपको पता है जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये न्यूज में 2019 से है। फाइन, देखो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पहले RBI ने रिलीज किया था। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल है कि हम किस तरह से इसको इनोवेटिव फिन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। ठीक है, न्यूज में यही था। देखो जो IFSC है इसको सेटअप इसलिए किया गया था सो दैट हम क्या कर सके, वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। कहाँ पे, IFSC में, जो लोकेटेड है कहाँ पे, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। फाइन, तो कैसे ये आपको पता होना चाहिए कि हमें IFSC का एम यही है कि हम क्या कर सके, वो हमें वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। कहाँ पे, IFSC पे, जो कहाँ लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ठीक है, इसका एम क्या है, ये क्या करता है, फिनटेक इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में या कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में अक्रॉस बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज या फंड मैनेजमेंट। मतलब किस तरह से आप डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर में क्या कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज की इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर सकते हो या फिर सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में IFSC ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था जिसका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए। ठीक है, इस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंडर जो एंटिटीज हैं जो कैपिटल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, कोई दो मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में जो एंटिटीज ऑपरेट करती हैं या फिर बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, या जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में, उनको कुछ सर्टेन फैसिलिटीज या फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती हैं सो दैट वो जो न्यू फिनटेक्स मतलब कि फिनटेक टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ क्या कर सके, उनको एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, अंदर एक फ्रेमवर्क, मतलब कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। मतलब सिंपल बात ये है, न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो आप उसको एक बार एक्सपेरिमेंट भी तो करोगे, डायरेक्टली तो आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जैसे जो कैपिटल मार्केट के अंदर अपलोड करिए या बैंक्स, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज, वो क्या करती हैं, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है इनका एक्सपेरिमेंट करती हैं। ठीक है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में क्या होता है, हम इसमें जो न्यू प्रोडक्ट्स, जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर जो न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसमें जो रेगुलेटर्स हैं उनको हम सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर लिमिटेड पर्पज ऑफ टेस्टिंग। सिंपल बात है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर अब आप देख सकते हो इंडिया की जो फिनटेक इंडस्ट्री है, पेमेंट्स में पेमेंट बैंक्स आ गए हैं, नए सोल्यूशन देते हैं, मोबाइल वॉलेट्स आके, पेमेंट गेटवे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ATM या पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये सब क्या है, ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या, लेंडिंग, मतलब आप ऑनलाइन ये सब कर सकते हो, जैसे ये कौन सी ऐप है, पॉलिसी बाजार वगैरह, ये सब है क्या। ठीक है, इंश्योरेंस, ये ENPS, MF ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स ब्रोकिंग, ये सब है क्या, ये सब क्या है, सब फिनटेक सॉल्यूशंस है। फाइन, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी अभी, क्या है, जो ये IFSC है इसने कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, किसका, REITs एंड इनवाइट्स इन द IFSC। ठीक है गाइस, अब आप पढ़ते हैं ये है क्या। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, एक होती है ठीक है, अभी क्या है, एक सेकेंड गाइस, रियल इस्टेट ट्रस्ट होते हैं। अभी क्या, कुछ रियल इस्टेट और इन्वेस्टमेंट जो रजिस्टर्ड होते हैं IFSC में, उनको परमिशन दी गई है कि वो रियल इस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, रिस्पेक्टिवली इन IFSC इंडिया एंड अदर फॉरेन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अभी क्या है, जो
परमिशन जो मिली है ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स को, दैट इज REIT इन्विटेस को, जो इनकॉर्पोरेट है इन FATF compliant jurisdiction to list on the stock exchange in the given time। सिंपल बात यह है कि अगर सपोज करो इंडिया के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स या इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर कोई फॉरेन का बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक क्या है, सबसे पहले क्या है, उसको एटलीस्ट FATF दैट इज द फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स में क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर जो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल बात ये थी, वही बंदा क्या कर सकता है इंडिया में रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्ट क्या होते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्कीम होते हैं, एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं जो अलाउ करता है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, सो दैट ऑफकोर्स अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो आप रिटर्न एंजॉय करोगे तो आप उसका रिटर्न एंजॉय करो। ठीक है, जैसे आप बैंक है, बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हो तो उसके बाद कुछ इंटरेस्ट रेट आता है, वो आप ज्वाइन मतलब मजे करते हो ना उसके, अगर 1 लाख पे आपको चाहे 500 रुपये इंटरेस्ट क्यों ना आया हो, ठीक है, तो आप उसको एंजॉय करते हो। तो सिमिलरली क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें भी अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो उनको बाद में क्या रिटर्न मिलता है अच्छा खासा, तो उनको वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली REIT क्या होता है, लिस्टेड एंटिटीज होती हैं जो ओन ऑपरेट और मैनेज की जाती है प्रॉपर्टीज को फॉर जनरेटिंग इनकम। इसके अलावा इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है, SEBI दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज बढ़ता है दैट इज द म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, अभी म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या है, रिसेंटली क्या है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स किसके द्वारा इशू किए गए हैं, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और उसको लिस्ट किया गया कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो आपको पता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में पता है, आपको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के बारे में पता है, जी सिक्योरिटीज के बारे में पता है, ट्रेजरी बिल्स के बारे में पता है। ठीक है, देखो ये डेप्ट सिक्योरिटीज होते हैं, सिंपल बात है, ये भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बस लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एक डेप्ट सिक्योरिटीज इशू कर रही है। किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिनको फंडिंग चाहिए होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब कि लोकल लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वाटर रिलेटेड या सैनिटरी रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके रिलेटेड अगर उन्हें फंडिंग चाहिए तो लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपैलिटी है वो डेप्ट सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। ठीक है, ये जो इशू होते हैं या रिडीम्ड होते हैं वो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट इनको होता है, मतलब कि जब आप इस बॉन्ड को इशू करोगे तो इसमें पर्टिकुलर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा जो इस पे लगेगा। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड होते हैं, रेवेन्यू बॉन्ड होते हैं। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड इसलिए इशू किए जाते हैं सो दैट हम कुछ सिविक कम्युनिटीज को वहाँ पे एनहेंस कर सके, जैसे वाटर, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल, ये सब को हम क्या कर सकें, मतलब कि इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकें, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, फंड को रेज करते हैं। ठीक है, दे जनरली आर नॉट बैक्ड बाय रेवेन्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। रेवेन्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे अगर आप कहीं पर टोल रोड कंस्ट्रक्ट करो या टोल ब्रिज कंस्ट्रक्ट करो तो ये तब इशू करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जनरल ऑब्लिगेशन फंड कब होता है, जब आप सिविक कम्युनिटीज के लिए पैसा यूज रेज करना चाहते हो। रेवेन्यू बॉन्ड्स कब इशू करते हैं, जब आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इशू कर, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना चाह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पहली अर्बन लोकल बॉडी थी जिन्होंने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे, कब, 1997। देखो अगेन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्या है स्टेट पीसेज आपसे पूछ सकती है। ठीक है, देखो अभी किसने इशू किए हैं, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लेकिन फर्स्ट टाइम म्युनिसिपल बॉन्ड किसने इशू किया था, बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, SEBI की क्या गाइडलाइंस है म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, एज पर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2015, एक म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटी म्युनिसिपल बॉन्ड्स अगर इशू करती है तो उन्हें कुछ कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि वही अर्बन लोकल बॉडी जिसकी नेट वर्थ किसी भी, मतलब कि पिछले 3 साल में वो लॉस में ना जा रही है। ठीक है, कोई भी अर्बन लोकल बॉडी अगर पिछले 3 साल से लॉस में नहीं जा रही तब वो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। द अर्बन लोकल बॉडी शुड नॉट हैव नेगेटिव नेटवर्थ इन एनी ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा नॉन डिफॉल्ट, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी के पास कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज और लोन, मतलब कि अगर उसने लोन ले लिया तो ये नहीं कि वो पे करते हुए वो रीपे ना कर पाए, बस सिंपल बात ये कि उसको डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्टेन फ्रॉम बैंक से फंड, अगर किसी भी बैंक से उन्हें पैसा उधार लिया या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लिया है तो उसके एटलीस्ट पिछले 1 साल में उसने कहीं देखा जाएगा उसने डिफॉल्ट तो नहीं किया। इसके बदले म्युनिसिपैलिटीज को एटलीस्ट उसमें 20% की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। फाइन, नो विलफुल डिपोटर, मतलब कि यही है जो कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटी है या फिर जो प्रोमोटर है, जो ग्रुप कंपनी डायरेक्टर है, उसको उनको विलफुल डिफॉल्टर के नाम पे नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल बात ये है, सपोज करो आप पैसे उधार लेने जाते हो तो बैंक भी क्या करता है, आपकी हिस्ट्री देखता है। उसी तरह कोई भी अर्बन लोकल बॉडी अगर पैसा उधार लेने जाएगी या बॉन्ड इशू करेगी तो उसकी कुछ हिस्ट्री देखी जाएगी। पहली हिस्ट्री क्या है, पिछले 3 साल से वो लॉस में तो नहीं है। फिर देखा जाएगा कि उसने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पिछले 1 साल में कितना डिफॉल्ट तो नहीं किया। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम विलफुल डिफॉल्टर में तो पब्लिश नहीं किया गया RBI के द्वारा या किसी भी के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें देखी जाएगी। फाइन,
सो यही बात लिखी है, द कॉर्पोरेट म्युनिसिपल एंटिटी, इट्स प्रमोटर ग्रुप और कंपनी और डायरेक्टर शुड नॉट हैव बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ बिल फॉर डिफॉल्टर, जो पब्लिश की जाती है आरबीआई के द्वारा, और शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इट पब्लिक। मतलब सिंपल बात यह कि और किसी और के साथ भी उसने धोखा तो नहीं किया हुआ, किसी और को डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ, ठीक है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स की भी क्या होती है, एक मैंडेटरी रेटिंग्स होती है अबव इन्वेस्टमेंट ग्रेड फॉर द पब्लिक इशू, फाइन। इसके अलावा कुछ और बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है जो न्यूज में थे, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक श्योरिटी बॉन्ड। देखो श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, तीन पार्टी एग्रीमेंट होता है जो लीगली क्या करता है, इन तीनों लोगों को इकट्ठे बाइंड करता है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है ऑब्लिज, एक श्योरिटी कंपनी, ठीक है। देखो प्रिंसिपल कौन होता है, जो बॉन्ड को खरीदता है और वो गारंटी करता है कि मैं आपको वर्क को, वो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करके दूंगा। ऑब्लाइज क्या होता है, हु रिक्वायर्स प्रिंसिपल टू परचेज अ बॉन्ड, ठीक है। इसको ये बंदा चाहता है कि मेरा बॉन्ड कोई परचेज कर ले सो दैट वो अपने फाइनेंशियल लॉस को मतलब कि अवॉइड कर सके। इसके अलावा सिक्योरिटी कंपनी होती है जो क्या करती है, बॉन्ड को इशू करती है और गारंटी करती है प्रिंसिपल्स कैपेसिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सिंपल बात ये है, फाइन। ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, ठीक है। ये क्या करेगा, बी ने क्या किया, बॉन्ड इशू किया, और ए क्या करेगा, इसका बॉन्ड खरीदेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल है जो क्या करेगा, जो बॉन्ड खरीदेगा, और बी क्या है, ओब्लाइज है। क्या, क्योंकि ये चाहता है कि प्रिंसिपल क्या करे, इससे परचेज कर ले बॉन्ड, ठीक है। ये क्यों चाहता है कि बॉन्ड इससे परचेज कर ले, क्योंकि ये नहीं चाहता कि वो फाइनेंशियल लॉस में जा रहा है, और ये और नहीं चाहता कि वो फाइनेंशियल लॉस में जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या कर देता है, वो ये जो बॉन्ड है वो चाहता है कोई खरीद ले, तो एक प्रिंसिपल है वो क्या कर लेता है, वो बॉन्ड खरीद लेता है और गारंटी बोलता है कि ऐसा जो वर्क है वो मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। बीच में होती है एक श्योरिटी कंपनी जो ये देखती है कि प्रिंसिपल कैपेसिटी को देखते हैं, मतलब जो इसने बोला तो है कि मैं काम कर लूंगा, तो क्या वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो श्योरिटी बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल गारंटी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलता है सो दैट वो अपना जो प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करें अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड एंड म्यूचुअल टर्म। मतलब जैसे आप समझ सकते हो, सपोज करो कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, वो बी कंपनी को मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन अब ये चाह रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी और कोई और ले ले या मेरे से परचेज कर ले, ठीक है। तो किसी और ने परचेज कर लिया, ठीक है। अब जो श्योरिटी कंपनी है वो देखेगी जो ए है वो उसने जो बोला है वो कर लेगा, मतलब उसने बोला कि मैं 2 साल में ये काम कर लूंगा, तो वो दे कर लेगा ना, तो ये सब चीज देखती है, फाइन। नेक्स्ट है कंसोल बॉन्ड। कंसोल बॉन्ड को हम परपेचुअल बॉन्ड भी बोलते हैं, प्रेप भी बोलते हैं। एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम टाइप ऑफ इक्विटी मानते हैं, मतलब कि एक तरह का शेयर मानते हैं रेदर देन डेट, ठीक है। एक और ड्रॉबैक है इस बॉन्ड्स का कि ये रिडीमेबल नहीं है, मतलब कि आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। रिडीम मतलब कि आप समझ रहे हो ना। हाउएवर मेजर बेनिफिट क्या है कि ये आपको दे पे स्टेडी टर्म ऑफ द इंटरेस्ट पे, मतलब कि फॉर एवर आपको, क्योंकि इस पे क्या होता है, फिक्स होता है, तो फिक्स आपको क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, इंटरेस्ट आप पेमेंट खरीद मतलब कि आते रहेंगे, मतलब किसी इसको रिडीम नहीं कर सकते। लाइक एक होता है ना तेरे नो मैच्योरिटी, जैसे आप कोई एफडी कराते हो, ठीक है। अगर आपने 10 साल की एफडी कराई, ठीक है, तो आपको पता है 10 साल बाद अगर जैसे मेरे 10 साल में अगर 2 लाख रुपए मेरे इकट्ठे हो गए, तो आपको 10 साल बाद क्या मिल जाएंगे, आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आपने रिडीम करा लिया ना। लेकिन कंसोल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये बॉन्ड अगर आपने खरीद लिए, सपोज करो ये बॉन्ड्स आपने खरीदे 10 लाख रुपए के बॉन्ड थे, ठीक है, लेकिन आपको क्या आएगा, इस 10 लाख के जो बॉन्ड है ना, इस पे हर महीने या फिर हर साल जैसा भी होगा, हर साल इस पे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो आप इंजॉय करते रहोगे फॉर एवर। मतलब फिक्स इनकम, अगर उन्होंने बोला कि महीने में आपको 2000 रुपये आएंगे या फिर जितने भी आएंगे वो आपके फिक्स आते रहेंगे, लेकिन ये कभी रिडीम नहीं होंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि 10 साल बाद रिडीम, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपको हर वक्त मतलब कि आपको स्टेडीली आप इससे क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट कमा सकते हो, ठीक है। ये होता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। क्या होता है, देखो अभी क्या रिसेंटली क्या, ये न्यूज में से था, रिसेंटली क्या चाइना ने अपने जो नेगेटिव यील्ड डेब्ट है वो पहली बार बेचे हैं, एंड दिस सो हाई डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर्स अकाउंट। मतलब कि देखो, मतलब कि चाइना के जो नेगेटिव यील्ड डेब्ट है उसको खरीदने की जो डिमांड थी वो यूरोप से काफी ज्यादा है। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या करता है, दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द। मतलब सिंपल बात ये है, सपोज करो चाइना ने क्या किया हुआ है, 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा हुआ है, फाइन। चाइना ने 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा हुआ है, लेकिन अब इसकी देने की औकात नहीं है, या फिर ये क्या है, लॉस में चाहिए, तो ये चाह रहा है कि कोई मुझसे खरीद ले, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यूरोप ने इससे खरीद लिया। अब इसको क्या होता है, यूरोप को क्या होता है, देखो जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, हम 1000 रुपये की जगह क्या करते हैं, कम पैसा पे करते हैं, 800 रुपये कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो इन्वेस्टर है जो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा वो क्या करेगा, उसको जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उससे कम उसको पैसा देना पड़ता है, इवन कि जो बॉन्ड जिसमें परचेज किया था उस प्राइस से भी उसको कम देना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है इनके भी जो बॉन्ड्स के प्राइस है विद ईयर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये जनरली जो इशू किया जाता है सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, और जो इन्वेस्टर वो डायरेक्टली क्या करता है, बोरर को इंटरेस्ट पे करता है
टू कीप देयर मनी विद देम, ठीक है। जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड द अनसर्टेनिटी, बिकॉज जो इन्वेस्टर है वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम सीडिमेंट, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि कोविड की वजह से क्या था, स्ट्रेस आया, अनसर्टेनिटी, इसलिए चाइना ने क्या किया, इन बॉन्ड्स को बेचा। जीरो कूपन बॉन्ड काफी बार पड़ते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। अभी क्या होता है, पीरियोडिक इंटरेस्ट जो आता है बॉन्ड होल्डर के द्वारा फ्रॉम टाइम ऑफ इशूएंस बॉन्ड ऑफ टिल मैच्योर, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं जो डिस्काउंटेड रेट पे इशू किए जाते हैं, और जब रिडीम किया जाता है तो उसकी फेज मतलब कि अगर 1000 रुपये का इशू है तो 1000 रुपये में आप इसको रिडीम कर लोगे। इस पर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, मतलब कि जैसे पीरियोडिकली लगता है 1 महीने या 3 महीने के अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई पीरियोडिकली इंटरेस्ट नहीं लगता। सेंटर ने अभी 5500 करोड़ के क्या करें, जीरो कूपन बॉन्ड को इशू किया, सो दैट हम पंजाब एंड सिंध बैंक को क्या कर सके, रिकैपिटलाइज कर सके। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। अभी क्या है, पिंपली चिंपाड़ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली MOU साइन किया, दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किसके साथ, UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो दैट हम क्या कर सके, इंडिया का जो पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है उसको क्रिएट कर सके, ठीक है। अब देखो ये आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पता होना चाहिए। जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें क्या करता है, किसके साथ होता है, पब्लिक सेक्टर या फिर कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी के साथ। इसमें क्या करता है, ये जो सोशल इम्पैक्ट मतलब कि सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट करना चाहिए, जहाँ पे ये जो पे करता है, सो दैट हम क्या कर सके, सर्टेन एरियाज में क्या कर सके, सोशल आउटकम्स लेके आ सके, मतलब कि ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज दे सके, रोड फैसिलिटी देख सके, वाटर फैसिलिटी देख सके, मतलब अच्छी फैसिलिटी देख सके, और एंड पासेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेविंग अचीव टू द सेम, मतलब कि और जो भी हमें इसमें सेविंग हुई है वो हम इन्वेस्टर पे पास आउट करेंगे, ठीक है। सिंपल बात ये। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक सेक्टर या किसी गवर्निंग अथॉरिटी में, जिसमें क्या होता है, हम पे किसके लिए करते हैं, सो दैट सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट करें, और अगर कुछ उसमें हमारी सेविंग्स होती हैं तो हम वो जो सेविंग्स है वो हम इन्वेस्टर को क्या कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट बोर्ड ले डाउन करता है कुछ आउटकम बेस्ड टारगेट, मतलब इसका काम क्या है, ये आउटकम पे काम करता है, मतलब कि पहले टारगेट सेट करते हैं कि हाँ मेरा टारगेट ये है टू बी अचीव एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ये आउटकम क्या है, टारगेट क्या होना चाहिए, वो लेकर। नेक्स्ट है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अभी क्या जो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, ये एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है जो क्या करता है, AAA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, और इनका फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, फाइन, मतलब 10 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो एक किसी भी एसेट्स की इंडेक्स, कमोडिटी और बास्केट को क्या करता है, ट्रैक करता है, लाइक एन इंडेक्स फंड, ट्रेड्स लाइक एन स्टॉक। मतलब सिंपल बात ये है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है एक तरह का, मतलब कि वो स्टॉक एज अ स्टॉक या एज अ शेयर क्या करता है, ट्रेड कर सकता है, ठीक है। जो भी फंड्स रेट होते हैं थ्रू दिस एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, तो उसमें क्या होता है, जो भी मतलब कि जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो क्या करती हैं, अपनी बोरिंग प्लान्स को स्मूथ कर सकती हैं, ठीक है। फंड्स रेज्ड थ्रू द डेब्ट ETF हेल्प्स इन स्मूथनिंग बोरिंग प्लान्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग CPSE और पब्लिक सेक्टर में, मतलब कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स या जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनके बोरिंग प्लान्स को स्मूथ करने में क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, भारत 20 एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ये जो भारत 20 एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, ये करता है 22 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिस दैट कंप्राइज द S&P BSE भारत 22 इंडेक्स। 19 कंपनीज इसमें वो है जो पब्लिक सेक्टर की है और 3 प्राइवेट, मतलब कि 22 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसमें 19 तो है पब्लिक है और जो 3 है वो क्या है, प्राइवेट, ठीक है। इसमें जो 5 लार्ज कंपनी है जिसमें से इन्वेस्ट किया वो है L&T, जिसमें 16.7% इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ITC, SBI, एक्सिस बैंक और NTPC से आप देख सकते हो कितने कितने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसके अलावा इंडेक्स क्या है, जो सेक्टोरल गैप है 20% का, एंड अ सिंगल स्टॉक कैप ऑफ 15%, मतलब कि सिंपल ऐसे इसने ये बोला है कि एक स्टॉक में वो 15% से ज़्यादा नहीं लगा सकता, ठीक है, और एक सेक्टर में इसने 20% की कैप रखी है, ठीक है। जैसे अगर एक सेक्टर लाइक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया तो उस पर 20% से ज़्यादा वो नहीं लगा सकता, और एक पर्टिकुलर स्टॉक में वो 15% ज़्यादा नहीं लगा सकता। जैसे L&T आप देख सकते हो 16.7% है, वैसे वो 15% ज़्यादा नहीं लगा सकता, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे 3.8 आज लास्ट न्यूज़ आई, इसकी कुछ कंसेप्ट और एंटिटीज़ हैं जो न्यूज़ में थी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, देखो भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एक कैपिटल रेजिंग टूल है, मतलब जिसमें क्या होता है, जो भी लिस्टेड कंपनी है वो अपने शेयर को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकती है, फुली या पार्टली कन्वर्टेबल। मतलब कि देखो इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी है अगर उसको कैपिटल रेज करनी है, ठीक है, मतलब कैपिटल रेज करने के लिए क्या है, वो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है या फिर अपने डिबेंचर्स को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, चाहे वो फुली कन्वर्टेड हो चाहे वो पार्टली कन्वर्टेड, या किसी भी सिक्योरिटी को इशू कर सकती है अदर देन वारंट, जो भी क्या कर सकते हैं, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो IPOs होते हैं आपको पता है, IPOs में या फिर FPO में क्या करते हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूशन या जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है
पी नोट्स आपको पता ही होगा ये न्यूज़ में क्यों था। देखो अभी देखो पहले पिछले साल हमने न्यूज़ देखी थी कि पी नोट्स का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली कि जो पी नोट्स है उनका यूज़ क्या हो रहा है, वापस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पी नोट्स क्या होता है, ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि सपोज करो किसी फॉरेन के बंदे ने इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन किए एसईबीआई के साथ, तो वो पी नोट के थ्रू क्या कर सकता है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह का ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो इन्वेस्टर के द्वारा जरूरी होता है कि अगर उसे इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और बिना रजिस्टर किए, किसके द्वारा, एसईबीआई के साथ रजिस्टर किए। ठीक है, इसको इशू किया जाता है किसके द्वारा, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट इससे पॉपुलैरिटी गेन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या आपको रजिस्टर करने की जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं करनी पड़ती, या फिर जो भी आपको प्रोवाइड करवाना होता है वो सब आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, हमने पढ़ा था। अभी क्या है, जो IRDAI है दैट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, LIC को दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इन तीनों को आइडेंटिफाई किया था डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। ठीक है, देखो ये वो कंपनीज होती हैं जिनका मतलब कि जो GDP इनका जो साइज होता है, एसेट साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, नियर अबाउट GDP के 2% से ज़्यादा होता है, और अगर दे आर टू बिग टू फेल कंसीडर किया जाता है, मतलब अगर ये फेल हो गई देन दीज आर टू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के इंश्योरेंस होते हैं जिनका साइज और जो मार्केट इंपॉर्टेंस होता है, ये जो डोमेस्टिक है, जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ये फेल हो गई तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में क्या जाता है, डिसरप्शन आ सकती है, तो इसलिए इनको बोला जाता है दे आर टू बिग और टू इंपॉर्टेंट टू फेल। ठीक है, अगर हम साइज देखें इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम अंडर रिटेन है, जो एसेट्स की जो वैल्यू है अंडर मैनेजमेंट आर अमंग द पैरामीटर्स ऑन विच द इंश्योरेंस, मतलब कि हम इसका एसेट जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कितना वैल्यू है, इस पर्टिकुलर कंपनी LIC है, जैसे LIC का कितना एसेट साइज है, तो इसमें हम काफ़ी कुछ इंक्लूड करते हैं, इसका टोटल रेवेन्यू कितना है या फिर इसके अंदर कितना एसेट्स है या कितना एसेट्स को ये मैनेज करे, इन सबको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जो IRDAI वो क्या करती है, जो कौन सी जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है उनको एनुअल बेसिस पे क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। आप देख सकते हो क्या कंडीशंस होती हैं जो इम्पोज की जाती हैं इन कंपनीज पे। सबसे पहले क्या होता है, इनको गवर्न करने का जो लेवल होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि बिकॉज मैंने बोला दे आर टू बिग टू फेल, तो इनको जो मैनेज करने का जो आप काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में इनको क्या करते हो, मैनेज करते हो। इसके अलावा हम इनके रेलिवेंट रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करते रहते हैं, और जो भी ऐसा लगता है कि इस मैनेज करना चाहिए इसको, तो हम वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन सबको जो भी ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है इनको कुछ रेगुलेटरी सुपरविजन के द्वारा एनहेंस किया जाता है बाय RDI। ठीक है, सिमिलरली RBI ने कुछ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे SBI हो गया, ICICI बैंक, HDFC बैंक है, ये हमारे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। नेक्स्ट है लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, देखो ये ग्लोबल रेफरेंस रेट है फॉर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग इन द इंटरबैंक मार्केट। सपोज करो आप किसी मार्केट से क्या करो, बोरिंग करें शॉर्ट टर्म पे, ठीक है, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होती, सिंपल बात है सिक्योर्ड नहीं होती, तो ये हम ग्लोबल रेफरेंस रेट रहता है, मतलब आप सपोज करो आप कोई लोन लेते हो तो इस पर एक इंटरेस्ट रेट तो लगता है ना, तो लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट का एक ग्लोबल रेफरेंस रेट है, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम रेफर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का बेंचमार्क है फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई पैसा ले रहे हो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए, तो हम इस रेफर करते हैं इसको। ठीक है, सो यूज फॉर प्राइसिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी रेट स्वैप एज वेल एज स्मॉल रेट। ठीक है, ये इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम और एक आइडिया प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इम्पेंडिंग पॉलिसी रेट ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, अभी इंडिया का जो इसी तरह जो इंडिया का जो इक्विवेलेंट रेट है वो है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। फाइन, नेक्स्ट है सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्टर को अलाउ है कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं सोशल एंटरप्राइज से, डाटा जो इन्वेटेड बाय। सिंपल बात ये देखो, स्टॉक एक्सचेंज कहीं भी आगे तो उसमें बात ये है कि ट्रेडिंग होगी स्टॉक्स की। ठीक है, अब सोशल का मतलब क्या है, सोशल एंटरप्राइजेस आप क्या कर सकते हो, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ शेयर को खरीद सकते हैं। ठीक है, सोशल एंटरप्राइजेस में क्या होता है, इस तरह का बिजनेस होता है, रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस होता है, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सोसाइटी पे इंपैक्ट करना है, तो क्या होगा, सो दैट हम कुछ अपने सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, जो आइडिया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का वो लिस्टिंग की, हमें इसको लिस्ट करना चाहिए और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी डेप्ट और प्रोजेक्ट को सबसे पहले यूनियन बजट 2019 में रेज किया गया था। इसके बाद जो SEBI है उन्होंने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया कि किस तरह सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए हम नॉर्म्स रिकमेंडेशन दिया कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड में वो UK में है, कनाडा, USA, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और मॉरिशस में। नेक्स्ट है शेल कंपनी। आपको पता है शेल कंपनीज क्या होती है, जिनकी ब्रांच तो होती है लेकिन वो एक्चुअल में ऑपरेशनलाइज नहीं होती। वो कंपनी होती हैं जिनका एक्टिव बिजनेस नहीं होता या उनके इतने एसेट्स नहीं होती, लेकिन उनको शेल कंपनी का यूज़ करते हो इलीगल पर्पसेस के लिए, जैसे टैक्स अपना बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर ओनरशिप को मतलब कि आप जानबूझ के ओनरशिप अपना लें करो या बेनामी को पड़ गए। हाइवर इंडिया में जो शेल कंपनीज है वो किसी भी लॉ या किसी भी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया,
रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल ड्राइव चलाई है सो दैट हम क्या कर सके, कुछ शेल कंपनीज को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके ऑन नॉन फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कंसिक्यूटिवली ऑफ 2 years और, ठीक है। इन कंपनीज को रिमूव किया जाता है एज पर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। नेक्स्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। रिसेंटली क्या है, जो डिजिटल पेमेंट फर्म्स हैं वो डिमांड कर रही है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को रियम्बर्स किया जाए। मतलब सिंपल बात ये है कि देखो यूपीआई के अगर आप थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको तो कोई मतलब कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं देनी पड़ती ना। मतलब आप 1000 रुपये बचे तो 1000 रुपये निकलते तो है नहीं, 1001 रुपया निकलेगा सो दैट को 1 रुपया आपकी ट्रांजेक्शन मतलब की वैल्यू घटेगी नहीं, ठीक है। लेकिन जो यूपीआई जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, कुछ मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए जो डिजिटल पेमेंट फर्म जैसे गूगल पे, फोन पे, उन्होंने डिमांड किया कि हमें जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का जो आप लेते हो हमसे उसका रियम्बर्स किया जाओ ये रुपए नेटवर्क पे, ठीक है। एमके के कॉस्ट पे किए जाते हैं मर्चेंट्स के द्वारा, जैसे गूगल पे, फोन पे, इनके द्वारा कुछ कॉस्ट पे किए जाते हैं बैंक्स को या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन, और ये एप्लीकेबल है पीयर टू मर्चेंट पेमेंट्स पे, ठीक है। फाइन। जनवरी 1, 2020 से बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है वो क्या करती है, लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है कस्टमर को, बिना हमें कोई एमडीआर नहीं लगता और आइदर कस्टमर्स और मर्चेंट। मतलब सिंपल बात ये कि 1 जनवरी 2020 से क्या है, वो बिजनेस वो कंपनी जिनका जो टर्नओवर है 50 करोड़ से ज़्यादा है उनको लो कॉस्ट मतलब कि वो उनके ऊपर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता था अब वो नहीं लगेगा, ना ही कस्टमर्स पे लगेगा ना ही मर्चेंट्स पे लगेगा। नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। अभी क्या जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है वो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप की गई थी, हमने कल भी पढ़ा था, दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बैंक लेड मॉडल है जिसमें हम क्या करते हैं, हाँ ये ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन से, जो माइक्रो एटीएम बोलते हैं, थ्रू बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ऑफ एनी बैंक यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब कि आधार आपकी आधार ऑथेंटिकेशन की जाएगी, आपको ऑथेंटिफाई किया जाएगा कि आप रियल हो नहीं, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, तो सिंपल है आप अपने पैसे निकलवा सकते हो। इसमें कहते हैं 6 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक तो कैश विड्रॉल होता है, कैश में आप कैश को निकाल भी सकते हो, डिपॉजिट भी करा सकते हो, अपने बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हो, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट, बेस्ट फिंगर ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ आप कर सकते हो। मतलब कि पैसे जमा कराना में पैसे जमा कराना, पैसे निकालना, आपने सिर्फ बैलेंस देखना कि कितने रुपए का मेरा बैलेंस है, ठीक है, या आपने मिनी स्टेटमेंट विड्रॉ करें तो ये आप सब कर सकते हो। नेक्स्ट है MC 2021। अभी क्या जो MC 21 प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो सर्विसेज है आप उनको इजीली क्या कर सकते हो, सिक्योर वे में असेस कर सकते हो असिस्टेड मैनर में फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज प्रोफेशनल। मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सर्विसेज को असेस करना है तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो असेस कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन इसलिए की गई है सो दैट सभी प्रोसेस को फुली ऑटोमेटिकली कर सके, ठीक है। और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है अंडर कंपनी एक्ट 1956 या न्यू कंपनी एक्ट 2013 या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000, इनके अंदर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है आप उनको एनफोर्स कर सको और उनके साथ कॉम्प्लाई कर सको, ठीक है। इससे बिजनेस को हेल्प करेगी कि वो जो भी उनकी ऑब्लिगेशन है उनको वो पूरी कर सकें, ठीक है। सिंपल बात है, आपको जिस कंपनी को पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या प्रोसेस के साथ कॉम्प्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू क्या या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू क्या वो अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हैं और जो भी है उन सबको क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अभी क्या है इस स्कीम के अंदर क्या है, जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग माइनर्स उनको अलाउ हुआ कि वो क्या कर सकते हैं, 2.5 लाख तक के, जो 2.5 लाख डॉलर तक के पर फाइनेंशियल ईयर में क्या कर सकते हैं, फ्री लिमिट कर सकते हैं। मतलब सिंपल बात ये है कि सपोज करो आप यूएसए में रह रहे हो, यूएसए से अगर आप पैसे भेज रहे हो इंडिया में, ठीक है, तो आप अभी यूएसए से इंडिया में 2.5 लाख डॉलर तक क्या कर सकते हो, 1 साल में भेज सकते हो फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है वो किन के पास अवेलेबल नहीं है, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, इन सबके पास अवेलेबल नहीं। सिंपल बात ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो इंडिविजुअल रेजिडेंट मतलब कि इंक्लूडिंग माइनर, आपके कोई भी रिश्तेदार, ठीक है, आप लोग खुद अगर आप बाहर रह रहे हो लेकिन इंडिया के सिटीजन हो, इवन कि अगर आपकी उम्र 18 साल से भी कम है तो आप फ्रीली क्या कर सकते हो, 2.5 लाख डॉलर तक आप 1 साल में इंडिया में भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन ये किसके पास अवेलेबल नहीं है, किसी भी कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स या फिर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, इनके पास अवेलेबल नहीं है। इस स्कीम को पहली बार 2004 में इंट्रोड्यूस की थी, किसके द्वारा, आरबीआई के बाद। उस वक्त जो लिमिट लगाई थी वो 25,000 डॉलर की लगाई। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया आपको पता होगा नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी है, जिसका एम है कि हम क्या कर सके, इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सके कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने की, ठीक है। तो सिंपल बात ये है, हम क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 2009 में क्या हुई थी, सेटअप हुई थी एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर। एक सेकंड गाइस, यस, इन्वेस्ट इंडिया को 2009 में सेटअप किया गया था, नॉन प्रॉफिट वेंचर। किसके अंदर है, DPIIT, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट। अभी के रिसेंटली जो अनकडाट है उसने इन्वेस्ट इंडिया को डिक्लेयर किया दैट इज द एज नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया एज अ विनर ऑफ 2020
यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। सिंपल आपको पता चल गया इन्वेस्ट इंडिया कब सेटअप की थी 2009 में। इसका एम क्या है, सो दैट हम क्या कर सके, इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सके कि आप इंडिया में कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया को 2020 में विनर डिक्लेयर किया किसका, यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का। नेक्स्ट है वेदर सेंसिटिव इंडेक्सेस। अभी क्या पहली बार इंडिया में क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या कर रही है, 2 वेदर सेंसिटिव इंडेक्स को लॉन्च करेगी। ठीक है, जो 2 इंडेक्सेस है कौन कौन से, तो इंडियन मॉनसून इंडेक्स, क्यूमुलेटिव मॉनसून इंडेक्स बोला जाएगा, एक है इंडियन रेन इंडेक्स, इट इज अ मंथली क्यूमुलेटिव रेनफॉल इंडेक्स। ठीक है, अभी क्या 2 इंडेक्स क्या करेंगी, रेनफॉल हमारी कंट्री में जो भी रेनफॉल का मूवमेंट है उसको सिस्टमेटिक वे में ट्रैक करेंगी यूजिंग द रेनफॉल डाटा कलेक्शन सेंटर। जो एनसीटीईएक्स है वो क्या करेगी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो डेफिनेशंस है उसको यूज करेगी ऑन वेरियस प्रेडिक्शन, जैसे नॉर्मल, अबव नॉर्मल, डेफिसिट, मतलब कि जैसे हम देखते हैं ना रेनफॉल अभी नॉर्मल आ रही है, अबव नॉर्मल आ रही है, ये रेनफॉल डेफिसिट आ रही है, तो इन्हीं सब के टर्म्स को क्या करेगी, यूज करेगी और उन्हें कंपेयर करेगी एक्चुअल रेन के साथ ऑन अ डेली बेसिस टू अराइव ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। नेक्स्ट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये हमने पढ़ा भी था। देखो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। वो क्या करता है, जो भी व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और उनके अगेंस्ट अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग है उनको शुरुआत करता है। ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम उस तरह का क्राइम होता है जो नॉन वायलेंट क्राइम होता है, कमिटेड फॉर क्राइम, मतलब कि आप ऐसा कुछ वायलेंस नहीं करें लेकिन आप ऐसा क्राइम इसलिए करें सो दैट आप कुछ पैसे कमा सको। ठीक है, ये रिकमेंडेशन मतलब कि जो ये ऑफिस है उसको किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्र कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013। अगेन वेरी गाइस इंपॉर्टेंट, ये कॉर्पोरेट ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। लास्ट न्यूज आज की, दैट इज ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। ये न्यू क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्या करता है, लैंडिंग को क्या कर सकता है, या फिर जो स्मॉल बोर्डर्स हैं उन वो इजीली क्या कर सकता है, फंड्स को अवेल कर सकते हैं। मतलब सिंपल बात है, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। तो क्रेडिट मतलब कि जो स्मॉल बोर्डर्स हैं जिन्हें स्मॉल अमाउंट में मनी चाहिए वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से उधार ले सकते हैं इजीली। ठीक है, और फंड्स को इजीली अवेल कर सकते हैं। इट विल एक्ट एज अ कॉमन लैंग्वेज। ये क्या करेगा, जो मार्केट में किसी ने उधार देना है उसको कनेक्ट करेगा बोर्डर्स के साथ, सो वो क्या कर सके अपने इनोवेटिव फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, क्रिएट कर सके। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, टेक्नोलॉजी थिंक टैंक दैट इज द iSPIRIT के द्वारा से क्या किया गया था, डेवलप। ठीक है, तो यू शुड नो कि ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, iSPIRIT के द्वारा, जो कि एक टेक्नोलॉजी थिंक टैंक है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर। कोशिश मैं फिर भी कल करूंगी कि मैं पार्ट 4 पूरा कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मुझे भी पता है मेरी मैगजीन काफी ज्यादा पीछे चल रही है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। बाकी तब तक बाय बाय, टाटा।